काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा और कनाडा में होने वाले G7 समिट के बारे में। दरअसल 2 हफ्ते बाद 15 से 17 जून को कनाडा में G7 समिट होना है, यानी कि इस साल कनाडा होस्ट नेशन है। अभी जो G7 समिट होता है इसमें G7 के सदस्य देशों के लीडर्स को और जो भी इनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं इनको तो इन्वाइट किया जाता ही है, लेकिन इनके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट कंट्रीज को भी इन्वाइट किया जाता है जिनके साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं। साल 2019 के बाद से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को हर बार G7 समिट में इन्वाइट किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी हर बार G7 समिट को अटेंड करने के लिए जाते भी थे। भारत का इन्विटेशन इतना परमानेंट हो गया था कि कई सारे आर्टिकल्स ऐसे भी सामने आए थे जिनमें कहा गया था कि भारत को ऐड करके G7 को अब G8 संगठन बना लेना चाहिए। लेकिन अब ये पिछले 6 साल में पहली बार होने जा रहा है जब कनाडा ने अपने यहाँ पर होने वाले G7 समिट में भारत को इन्वाइट नहीं किया है। दरअसल जो देश समिट होस्ट करता है वही एक्स्ट्रा कंट्रीज को इन्वाइट करता है। और न्यूज निकल कर आ रही है कि कनाडा ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बानीज, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उसके बाद साउथ अफ्रीका और ब्राजील तक को इन्विटेशन भेज दिया है, लेकिन भारत को नहीं भेजा है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि कनाडा के कई सारे सिख संगठन और सिख मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और किसान आंदोलन में सिख कम्युनिटी के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट में इन्वाइट ना किया जाए। इसलिए कनाडा की नई गवर्नमेंट ने भी अभी तक भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्विटेशन नहीं भेजा है। G7 समिट को अभी भी 2 हफ्ते बाकी हैं और लास्ट मोमेंट के ऊपर कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन अगर इस बार कनाडा प्रधानमंत्री मोदी को इन्वाइट नहीं करता है तो साल 2019 के बाद ये पहली बार होगा जब भारत G7 का हिस्सा नहीं होगा। वैसे जस्टिन ट्रूडो जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय दोनों देशों ने एक दूसरी कंट्रीज में अपने डिप्लोमेट्स की संख्या को कम कर दिया था। एक दूसरी कंट्री के डिप्लोमेट्स को पर्सोना नॉन ग्राटा अनाउंस करके निकाल दिया था एंड अभी तक दोनों देशों ने अपनी अपनी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में स्टाफ को लिमिटेड ही रखा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है असम से, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा है। पहलगाम हमले के बाद जहाँ एक तरफ भारत के कई सारे लोग एक साथ मिलकर शोक व्यक्त कर रहे थे और पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा प्रकट कर रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ भारत में ऐसे भी कई सारे लोग थे जो पाकिस्तान का गुणगान कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और पहलगाम हमले के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट और भारतीय सेना की इन्वॉल्वमेंट के आरोप लगा रहे थे। और ऐसे लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफी एक्टिव थे जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट कर रहे थे या तो भारतीय सेना का अपमान कर रहे थे। जिसके बाद पहलगाम हमले के तुरंत बाद ही असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम पुलिस को सख्त दिशा निर्देश दिए थे कि इस तरह के एंटी नेशनल तत्वों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया के ऊपर मॉनिटरिंग को बढ़ा दिया जाए ताकि स्टेट में दंगे फसाद ना हो। अब असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि पहलगाम हमले के बाद से असम पुलिस ने 81 लोगों को अरेस्ट कर लिया है जो सोशल मीडिया के ऊपर देश के खिलाफ बात कर रहे थे, देश या फिर देश की सेना का अपमान कर रहे थे और इसमें से कई सारे पाकिस्तान को डिफेंड भी कर रहे थे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इन सब 81 लोगों को अरेस्ट करके इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही है। किसी के ऊपर देशद्रोह का केस ठोका गया है तो किसी के ऊपर सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का, दंगे फसाद और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस फाइल किया गया है। कई सारे एनजीओज और सिविल सोसाइटीज ने हिमंता बिस्वा शर्मा का विरोध किया है और कहा है कि अरेस्ट बिल्कुल गलत है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा इस बार किसी को भी हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जब तक एक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा तब तक ये गद्दार सुधरेंगे भी नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एयर इंडिया के बारे में, जिन्होंने टर्की के साथ लिंक्स को तोड़ने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल एयर इंडिया के जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स हैं उनको मेंटेनेंस के लिए हमेशा टर्की की टेक्निक कंपनी के पास भेजा जाता था। जिस तरह से आप बाइक या फिर कार की सर्विस करवाते हो सेम उसी तरह से कमर्शियल प्लेन्स की भी सर्विस और मेंटेनेंस होती है। अपने प्लेन्स की हैवी मेंटेनेंस के लिए एयर इंडिया ने टर्किश कंपनी टेक्निक को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। एयर इंडिया की फ्लीट में 191 एयरक्राफ्ट हैं एंड इसमें से 64 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी के सब वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स टर्की की कंपनी के पास ही भेजे जाते थे, लेकिन एक बड़ा नंबर टर्की के पास जा रहा था एंड इसी वजह से करोड़ों रुपीस टर्की की कंपनी कमा रही थी। अभी जो भारत पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, इसी के मद्देनजर एयर इंडिया का कहना है कि कंपनी भारत के लोगों का सेंटीमेंट समझती है और भारत के नेशनल इंटरेस्ट में हर संभव काम करने के लिए तैयार है। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी मिस्टर विल्सन ने कहा है कि हम अपने एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस के लिए टर्की भेजना बंद कर देंगे और उसकी जगह मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और इवन अमेरिका में भेजना शुरू करेंगे। एयर इंडिया ने कहा है कि ये काम अचानक से नहीं हो सकता है एंड वो धीरे धीरे टर्की के ऊपर से डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे या फिर कम कर देंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल, ईरान और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल ईरान एंड अमेरिका के बीच इस समय न्यूक्लियर पीस डील को लेकर लगातार टॉक्स चल रही हैं, जो माना जा रहा है कि एंडिंग स्टेज के ऊपर है।
कभी भी अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील साइन हो सकती है। इसलिए अमेरिका एंड डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को कहा है कि वो ईरान के ऊपर कोई भी सैन्य कार्रवाई ना करे। लेकिन अब यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इंटेल मिला है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस और इजराइल एयरफोर्स ने ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन साइट्स के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। एंड अगर अमेरिका और ईरान के बीच एक न्यूक्लियर डील साइन भी हो जाती है तो इजराइल तब भी नहीं रुकेगा और ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन साइट्स के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करके रहेगा। अमेरिका के मना करने के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू ने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनिशियल प्लान्स के अकॉर्डिंग इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑर्डर्स के 7 घंटों के अंदर ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करने में सक्षम है, जिससे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बीच में इंटरवीन करने या फिर दबाव बनाने का भी समय नहीं मिलेगा। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल ने जो ईरान के ऊपर अटैक प्लान किया है उसमें लिमिटेड टारगेट स्ट्राइक से लेकर ब्रॉडर मल्टी डे ऑपरेशंस तक के ऑप्शंस हैं, जो कि ईरान के हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में भी हो सकते हैं। यानी कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने से रोकने के लिए इजराइल अमेरिका की भी नहीं सुनने वाला है। माना जा रहा है कि लास्ट वीक जो डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन कॉल हुई थी उसमें भी दोनों लीडर्स के बीच बहसबाजी हुई थी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू तब भी नहीं झुक रहे हैं। वैसे अगर आपको कोई एक देश चुनना हो जो आपको पसंद है तो आप इजराइल या फिर रशिया में से किसको चुनेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के करेंसी नोट्स में से शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की फोटो को हटा दिया है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने नए करेंसी नोट्स की पिक्चर जारी की है। इनमें बांग्लादेश के नेचुरल लैंडस्केप्स, ट्रेडिशनल लैंडमार्क्स और हिस्टोरिक प्लेसेस और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को शो किया गया है। इनमें से कुछ नोट्स के ऊपर हिस्टोरिक बुद्ध और हिंदू मंदिरों को भी इंक्लूड किया गया है। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि ये सारे नए नोट्स धीरे धीरे फेसेस में रिलीज किए जाएंगे और कुछ साल के अंदर शेख मुजीबुर रहमान के पोर्ट्रेट वाले पुराने सभी करेंसी नोट्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिलहाल एग्जिस्टिंग करेंसी नोट्स और कॉइन्स लीगल टेंडर बने रहेंगे, वो भी मार्केट में एक्सेप्ट होंगे। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उनका फोटो नोट से हटा दिया गया है और जिस जमात इस्लामी ने बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था और पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था, उनको जेल से निकालकर चुनाव लड़ने की परमिशन भी दे दी गई है। यह नया बांग्लादेश और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश चलाने का तरीका, जो कि नोबेल प्राइज विनर है, ये लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रिंकू सिंह समाजवादी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रिया सरोज के साथ एंगेजमेंट करने वाले हैं। ये सगाई 8 जून को लखनऊ में होगी और शादी इसी साल 18 नवंबर को होगी। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।